नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ एक बार फिर है सैयद आकिफ जैदी साहब, सीधे ईरान से। सैयद साहब, फिर से आपका एक बार स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सैयद साहब से बात होती रही है। इसके पहले 2 बार हम बात कर चुके हैं, आप लोगों ने काफी पसंद किया है। ईरान में काफी सारी हलचलें देखी जा रही हैं जो बाहर से तो नहीं दिखती हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे ट्वीट, ऐसे खबरें आती हैं जिससे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जैसे कल अचानक यह खबर आई कि नॉर्दर्न एरिया के एयर स्पेस को बंद किया गया है और भी कई जगह के एयर स्पेस को बंद किया गया है। गजा में सीज फायर की बात कई बार ऐसा लग रहा है बहुत एडवांस स्टेज में चल रही है। मंडे को नेतन्याहू जा रहा है अमेरिका, लेकिन हमें याद है कि पिछली बार जब वो ऐसे माहौल में अमेरिका गया था तो नसरुल्लाह साहब के ऊपर बंकर बम गिराया गया था और उनको मार दिया गया था। तो एक तरफ सीज फायर की बात चल रही है, दूसरी तरफ गजा में लगातार खबरें आ रही हैं। कल एक डॉक्टर फैमिली को मार दिया गया। लगातार वहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसराइल का जो पूरा अपना एक रहा है रवैया रहा है, हम सब जानते हैं कि लेबनान स्टाइल का सीज फायर वो करता है कि सीज फायर कर लेगा, उधर से फायरिंग बंद हो जाएगी, लेकिन निशाने लगाता रहेगा और बाकी सारी चीजें करता रहेगा। क्या ईरान के साथ भी उसकी वही प्लानिंग है? इसको लेकर हम लोगों ने पिछली बार विस्तार में बात की थी। अब एक नया सवाल बनता है कि जो बात मैं समझ रहा हूं या सैयद साहब समझ रहे हैं या बाकी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट समझ रहे हैं, बीच में प्रोफेसर मुख्तदार खान से मैंने बात की थी जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत डिटेल में यही सारी चीजें कही थी। तो क्या इसका इम्कान ईरान के नेताओं को नहीं होगा? क्या ईरान के जो लीडरान हैं उनको ये पता नहीं होगा कि इजराइल ऐसा कर सकता है? ऐसे में क्या ऐसा भी हो सकता है कि अंदेशा बढ़ने पर ईरान खुद से पहल ले ले? एक खबर ये भी आई कि सऊदी अरबिया और बाकी सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत मदद की, यहां तक कि इंग्लैंड ने बहुत मदद की जो मिसाइलें ईरान से फेंकी जा रही थी उनको इंटरसेप्ट करने में, बाकी सारा करने में। तो ईरान इस बात को बहुत कायदे से समझ रहा होगा कि सारे मुल्क उसके खिलाफ हैं, तो क्या मौका पड़ने पर वो भी हमला कर सकता है? ऐसे ही कई सारे और सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे सैयद साहब से। शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, बल्कि सवाल से नहीं करते हैं। जो कुछ मैंने कहा मैं चाहूंगा उस पर एक आराम से तफसील से एक टिप्पणी आप कर दें, फिर आगे बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी मुझे फिर दावत देने का। उम्मीद है कि हमारी आपसी गुफ्तगू आपके दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जी, आपने ये बताया कि और सही आपने कहा कि यहाँ पर हालात पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हैं और आपने एयर स्पेस का ज़िक्र किया, मैं उसी सिलसिले में ये इज़ाफ़ा कर दूँ कि यहाँ पर एयर स्पेस तकरीबन पूरे देश की एयर स्पेस बंद है। बस एक पूर्वी उसकी पट्टी है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है, उतना हिस्सा बस खुला है। ना कोई डोमेस्टिक, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, कुछ नहीं है। हत्ता जो दूसरे ममालिक के उड़ानें यहाँ से गुज़रती हैं, उनको भी फ़िलहाल अनुमति और इजाज़त नहीं है कि यहाँ से ऊपर से उड़ कर जाएँ और उसकी वजह ये है कि अगर ये उड़ानें गुज़रेंगी, तो रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट नहीं रहेगा। अगर आसमान साफ़ रहेगा, तो कोई भी हल्की-सी शरारत, हल्की-सी भी कोशिश अगर दुश्मन की जानिब से होगी, वो फ़ौरन नज़रों में आएगी। लेकिन अगर दूसरे कई सारे हवाई जहाज़ गुज़र रहे होंगे, तो मुमकिन है कि कहीं चूक हो जाए। तो यहाँ पर एक सतर्कता इस वक़्त कायम है। लेकिन उस सतर्कता के साथ-साथ मैं ये इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ, शायद आपके दर्शकों के लिए ये रुचि का बायस होगा कि यहाँ पर इस वक़्त जो अहम तरीन चीज़ है इस वक़्त सोसाइटी में, वो ये है कि मुहर्रम का जो शोक का ये मौसम है, वो अपने पीक पर पहुँच रहा है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सियासत, ये जो मुकाबला, ये जंग, जंगबंदी वग़ैरह, इस सब से ये मसला बेगाना नहीं है, उससे भी ये कनेक्टेड है ये टॉपिक। तो अगर आप इजाज़त दें, मैं इस बारे में 2-4 मिनट ज़रा कुछ विस्तार से बयान कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, लौटते हैं फिर दूसरे गज़ा जरूर, और दूसरे। जरूर। जी। तो पांडे जी देखिए, इस वक़्त यहाँ मुहर्रम का माहौल पूरी तरह से कायम है। अ, यहाँ पर जो भी आएगा वो देखेगा कि कूचे और बाज़ार वो सियापोश हैं। यहाँ लोगों के आँखों में एक नमी है, दिल में एक सोज़ है, एक बेचैनी है और सबके लब पर हुसैन का नाम है इस वक़्त। यहाँ ऐसी कैफ़ियत है। यहाँ पर जगह-जगह जो यहाँ शोक और सोग मनाया जा रहा है, तो उसमें कई नारे लगाए जाते हैं। एक नारे का मैंने पिछली बार ज़िक्र किया था, लब्बैक या हुसैन का। आज इस अवसर को मुनासिब समझ के एक और नारे पर छोटी-सी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ।
ये बहुत अहम नारा है, बहुत आम नारा है जो यहाँ पर लगता है। जो यहाँ मजालिस हैं, नौहे हैं, उन सब पे बहुत आम ये सुनने में मिलता है। और वो इस तरह से है पांडे जी, वो कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कंप्लीट सरेंडर की मांग की गई थी करबला में, तो उस वक़्त उन्होंने एक बात फ़रमाई थी और वो हम तक नक़ल होके पहुँची। उन्हीं ने कहा था, उन्हीं ने फ़रमाया था कि दुश्मन ने हमें 2 विकल्प और ऑप्शन के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया है। या तो हम जंग लड़ें या हम ज़िल्लत और अपमान को स्वीकार करें। 2 ही ऑप्शन हमारे सामने छोड़े हैं। और फिर उसके बाद उन्हीं ने फ़रमाया था, हैहात मिन्नत ज़िल्लत। हैहात मिन्नत ज़िल्लत यानी क्या? इसका मतलब ये होता है कि ज़िल्लत और अपमान ये हमारे नज़दीक आ भी नहीं सकती है। इसे स्वीकार करना तो दूर की बात, इसे स्वीकार करना तो दूर की बात। अभी इस वक़्त हम जो समझना चाह रहे हैं और हम सब इसका प्रयत्न कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का ये मुकाबला या हत्ता गज़ा का मुकाबला, इस सब को हम गहराई से समझना चाह रहे हैं। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि लंबी-चौड़ी इस पर किताबें लिखी गई हैं, फ़िल्में बनाई गई हैं, सब अपने तौर पर मुफ़ीद हैं, वो जानकारी अच्छी है। लेकिन अगर इसके जौहर को, इसके असली तत्व को, इस मुकाबले के असली तत्व को समझना है, तो इस नारे पर तवज्जो हम करें, हैहात मिन ज़िल्लत, यानी किसी भी प्रकार की ज़िल्लत काबिल कबूल है ही नहीं। तो अगर ये ईरान का इतिहास, ख़ास तौर पर इस्लामी क्रांति के बाद से उसका इतिहास है, या हत्ता इस वक़्त जो हम गज़्ज़ा के मज़लूमों का एक असंभव प्रकार का जो इस वक़्त प्रतिरोध देख रहे हैं, यानी वाक़ई यकीन नहीं होता उनका सब्र कितना अटूट है। अगर इसके भी राज़ को हम समझना चाहते हैं, तो ये नारा जो यहाँ हर बच्चे की ज़बान पर होता है, हर इंसान के दिल में इसकी जगह है, हम इसकी जानिब आएँ, तो हमें शायद इस मसले का राज़ समझ में आएगा कि ये ताकत कहाँ से आ रही है। और इसी तरह सामने वाले का मुतालिबा क्या है, उसको भी समझने में हमको आसानी होगी। देखिए, हमारे दर्शक जानते हैं करबला का ऐसी बात है कि हमारे आपके दर्शक और आपके नाज़रीन इससे नावाकिफ़ नहीं है, जानते हैं वो। वो जानते हैं कि वहाँ पर एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा गया, उनके घरवालों को कैदी बनाया गया और दूसरी तरफ जो है जीत हुई, जश्न मनाया गया। लेकिन इज़्ज़त किसे हासिल हुई? क्या इज़्ज़त उसे हासिल हुई जिसके सामने ये कटा हुआ सर लाया गया? या इज़्ज़त उसे नसीब हुई जिसका सर काटा गया? क्या वो इज़्ज़तमंद हुआ कि जिसके सामने कैदियों को लाया गया, जिसके दरबार में? या वो इज़्ज़तमंद हुए वो कैदी जिनको ज़ंजीरों में जकड़ कर बाज़ारों में घुमाया गया? ये जो इज़्ज़त और ज़िल्लत की हकीकत है, अगर इस पर हम, हमारे नाज़रीन और दर्शक इस पर तवज्जो करें, तो आजकल की अंतर्राष्ट्रीय सियासत, ख़ास तौर पर पश्चिमी एशिया की सियासत के कई सारे पहलू समझना और आसान हो जाते हैं। और मुझे इसका इत्मीनान है कि आपके कई दर्शक इसको समझते होंगे, गरचे कुछ नादान लोग हैं, जो इज़्ज़त को किसी और चीज़ में देखते हैं और ज़िल्लत को किसी और चीज़ में देखते हैं। तो इसी इसी दृष्टिकोण से अगर हम इस वक़्त ईरान के हालात को देखें, तो हम देखते हैं कि ईरान और इस खित्ते के कई लोग जो जुड़े हुए हैं इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा से, कई लोग, आम लोग, कई अलग-अलग तंज़ीमें वग़ैरह, वो अपने आप को इज़्ज़त और ज़िल्लत के मुकाबले में देख रहे हैं। और उनका ये यकीन है और अक़ीदा है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के रास्ते पर चलेगा, जो उनके सिद्धांत और आदर्श पर गामज़न रहेगा, जीत उसकी है, जीत उसकी है। चाहे ज़ाहिरी तौर पर तख्त और ताज और दरबार किसी और को नसीब हो, लेकिन जीत हकीकी मानों में और वास्तव में सिर्फ हुसैन की राह पर चलने पर हासिल होगी। ये चीज़ यहाँ की सियासत को समझने की एक महज़ एक कल्चरल मैटर नहीं है ये। ये अहम सियासी मैटर भी है, जो यहाँ की तारीख़ को ढालने में अहम किरदार अदा करता है। एक घटना मैं याद कर रहा था जब आप बोल रहे थे तो अचानक से बिल्कुल मुझे याद आई और लगा अरे 37 साल पहले 1988 में यही वक्त था, दो एक दिन आगे पीछे का एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। IR-655 आपको शायद याद आ गया होगा, पर्सियन गल्फ के ऊपर से ईरान की एक जहाज जा रही थी एंड दैट वाज अ पैसेंजर प्लेन। कोई जंगी जहाज नहीं थी, वो पैसेंजर प्लेन थी जिसमें आम लोग जा रहे थे।
और अमेरिकी मिसाइल ने उस प्लेन को गिरा दिया था जिसमें 200-250 लोग मारे गए थे, जिसमें जाहिर तौर पर औरतें भी थीं, बच्चे भी थीं और जिस कैप्टन ने इसको किया था, उस कैप्टन को बाकायदा अमेरिका ने इनाम दिया था। और काफी वक्त बाद जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश से सवाल पूछा गया कि आप इसके लिए माफी क्यों नहीं मांगते हैं, तो उन्होंने कहा, अमेरिका किसी से माफी नहीं मांगता है। तो आपका मुकाबला जिससे है, मैं आपने चूंकि ईरान के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि ये ऐसा वाकया है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका मुकाबला किससे है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने फरमाया और ये भी दिलचस्प बात है कि उस अपराध में, उस जुर्म में जो जो बेगुनाह मारे गए थे, शहीद हुए थे, शायद आपके दर्शकों को ना पता हो लेकिन उसमें 1 या 2 की तादाद उसमें हिंदुस्तानी भी उस जी वाक़ये में बिल्कुल। जो है 2 लोग थे, 2 उसमें हिंदुस्तानी थे जी उसमें। हाँ, 2 हिंदुस्तानी भी उसमें थे। लेकिन ये जी एक वो लंबी फ़हरिस्त है, इस आलमी इस अंतर्राष्ट्रीय जो अहंकार मोर्चा है, उसके जराइम और उसके अपराध की एक लंबी फ़हरिस्त है, उसमें ये भी एक अहम वाक़या यहाँ पर दर्ज हुआ है। आपने अपने अपने इंट्रोडक्शन में पांडे जी ये कहा था कि क्या ये मुमकिन है कि ईरान पहल करे या फिर ईरान मुंतज़िर ही रहेगा कि वहाँ से कोई न कोई शरारत हो? मैं इस सिलसिले में अब मेरा जो खुद विश्लेषण है वो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए, सबसे पहले तो इसका इम्कान है कि ईरान पहल करे, लेकिन किस किस्म की पहल, मैं उस पर आऊँगा। उससे पहले जो वहाँ से शरारत का इम्कान है, उसकी भी बहुत किस्में हैं। एक वो शरारत की किस्म है जो पहले हो चुकी, यानी एक फ़ौजी किस्म का हमला करने की कोशिश की जाए दोबारा ईरान पर। इसका भी इम्कान है, गरचे इम्कान अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ईरान पहले के मुकाबले में ज़्यादा सतर्क है इसके लिए। उससे ज़्यादा जो इम्कान है वो ये कि ईरान के अंदर जो फ़ॉल्ट लाइन्स हर सोसाइटी में पाई जाती हैं, ईरान में भी कुछ फ़ॉल्ट लाइन्स पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अलग-अलग ज़बान और भाषाएँ बोलने वाली यहाँ पर कौमें पाई जाती हैं। ये और भी दूसरी फ़ॉल्ट लाइन्स हैं। मुमकिन है कोशिश की जाए कि उन मुख्तलिफ दरारों में कोई ज़हर डाला जाए और वहाँ पर कोई मुश्किल पैदा करने की कोशिश की जाए। बल्कि ये भी मुमकिन है पांडे जी, क्योंकि इतना वो दुश्मन इतना इतना खतरनाक भी है और इस वक़्त घबराया और बौखलाया भी है कि ईरान के अंदर नहीं बल्कि ईरान और किसी और पड़ोसी मुल्क के साथ कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की जाए। हत्ता इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है या अंदेशा है कि 2 पड़ोसी मुल्क ईरान के अलावा उनके बीच में कुछ मुश्किल खड़ी कर दी जाए कि किसी तरह ईरान के हालात उससे प्रभावित हों। ये सारे इम्कान मौजूद हैं और इन सब के लिए यहाँ के जो ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, बल्कि यहाँ की जनता का भी एक बड़ा हिस्सा इन सब के लिए अपने आप को मानसिक और ज़हनी तौर पर आमादा कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये तो रही वहाँ से इम्कान। इसीलिए मुमकिन है कि ईरान भी पहल करे और मुंतज़िर ना रहे कि पहले वहाँ से पहली चाल इस इस मुकाबले की फ़िलहाल चली जाए। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है पांडे जी कि ईरान अगर पहल करेगा तो वो फ़ौजी और सैनिक किस्म की पहल नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि अगर वो सैनिक पहल करेगा पांडे जी, तो इस वक़्त यानी मिसाल के तौर पर अगर वो खुद आक्रमण करे, अमरीकी या इज़राइली किसी अड्डे पर या ऐसे किसी काम को अंजाम दे, इस वक़्त जो उसको नैतिक तौर पर बरतरी हासिल है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। एक ऐसा मुल्क जो छोटा मुल्क है और वो भी आप जानते हैं दुनिया में जो इस्लामोफ़ोबिया की ये जो जो आलम रहता है, उस माहौल में एक अख़लाक़ी बरतरी उसको हासिल हुई है इतनी बड़ी, इसको वो गँवाएगा नहीं इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि वो अगर कोई पहल करेगा, तो मुमकिन है कि गज़्ज़ा में इमदाद पहुँचाने की मुमकिन है कि कोई नया प्लान पेश करे या उस सिलसिले में कोई कदम उठाए कि जिसकी वजह से यहाँ की जो सियासत है और यहाँ का जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो मज़ीद जो है यहाँ के मज़लूमों के फ़ेवर में वो तब्दील हो। इसका इम्कान है और देखिए आगे क्या होता है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आयतुल्लाह खामनेई साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है और यह है कि उन्होंने एटॉमिक जो हथियार है उसको एंटी इस्लामिक हमेशा कहा है इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और ये भी एक वजह बताई जाती है कि अब तक ईरान के पास एटॉमिक पावर नहीं है। एक बिल्कुल ये फैक्ट है कि ईरान के पास अगर एटॉमिक पावर होती तो शायद ये जंग वैसे नहीं होती जैसे हुई है।
तीसरी बात यह है कि आपके विदेश मंत्री जो अरगाची हैं, ईरान के विदेश मंत्री, वो कई बार अब कह चुके हैं, कम से कम 2 बार कह चुके हैं कि फ़ार्दो में काफ़ी नुकसान हुआ है और उससे जो एटॉमिक उनकी पूरी प्लानिंग है, वो काफ़ी पीछे हो गई है। ये एक टैक्टिस भी हो सकती है इस बात के लिए, क्योंकि ग्रॉसी को जो आईएईए है, उसको वो इजाज़त नहीं देना चाहते। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन किया और कहा ये जाता है कि यहाँ की तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस को इज़राइल के सुपुर्द किया है, वो एक वजह भी हो सकती है कि भाई सब टूटा-फूटा है, तुम इंस्पेक्शन क्या करोगे? और हकीकत भी हो सकती है, वो यहाँ से जानना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, वो इतनी ज़्यादा गोपनीय चीज़ें होती हैं। क्या ईरान अब सीरियसली एटॉमिक पावर बनने के बारे में सोचेगा या फिर खामनेई साहब की जो बात है, वो आड़े आएगी? जी, ये बहुत अहम सवाल है और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं और हर कोई अपने-अपने तौर पर इसका जवाब भी दे रहा है। तो ये मुनासिब है कि हम भी इस पर कुछ कुछ गुफ्तगू करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं कानूनी ज़ाविये से गुफ्तगू करना चाहूँगा और वो ये है कि कानूनी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ईरान के पास ये हक़ है कि वो परमाणु हथियार बनाए। उसका अलबत्ता कुछ मुकद्दमा है, वो इस वक़्त एनपीटी का एक सदस्य है, उसे इस्तीफ़ा देना होगा, उससे बाहर निकलना होगा और उसके बाद एक मुद्दत में ये काम कर सकता है, जो कानूनी तौर पर बिल्कुल मुनासिब और सही। वैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर क्या वो ये बना सकता है, कर सकता है? तकरीबन तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सबका मानना है, माहिरीन का मानना है कि ईरान में ये क्षमता है कि अगर वो चाहे, तो वो परमाणु हथियार बना सकता है और ये आज की बात नहीं है। बहुत ज़माने से उसके पास ये क्षमता पाई जाती है। तो ये तकनीकी ज़ाविये से बात हो गई। अखलाकी एतबार से अगर देखा जाए, नैतिक दृष्टिकोण से अगर हम गुफ्तगू करें, तो हम अभी इतने चंद दिनों में ख़ास तौर पर ये अभी जो जो झड़प ख़त्म हुई है, इसमें नैतिक एतबार से दुनिया में बड़ी तब्दीली आ गई है कि अब दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा और कई सारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अब अगर ईरान बम बनाए, एटमी बम बनाए, तो कोई उँगली नहीं उठा सकता उस पर। क्योंकि ये साबित-शुदा बात है कि उसने नहीं बनाया, फिर भी एटमी ताकतों ने उसके असैनिक एटमी मराकज़ और केंद्र पर हमला किया। तो अब अगर वो बनाए, तो किसी को ये हक नहीं है कि वो कोई उँगली उठाए। तो यानी नैतिक एतबार से भी वो अपना ये हक रखता है और इसको मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ऐसे देश के बारे में जिसके बारे में इतना प्रोपेगेंडा किया गया उसके एटम बम को लेकर, वहाँ दुनिया में उसके बारे में एक ऐसा माहौल कायम हो, एक ऐसी नज़र बने कि अगर ये बनाए तो अब कोई बात नहीं, कोई ये कुछ कह नहीं सकता। ये वाक़ई एक बड़ी तब्दीली है अंतर्राष्ट्रीय सतह पर। लेकिन इस सब के और इसके नतीजे में इन तमाम पॉइंट्स यानी तकनीकी जो ताकत है, कानूनी उसका हक है और अब जो नैतिक बरतरी भी उसको वाज़े तौर पर हासिल हो गई है। कई विश्लेषकों का ये कहना है कि ईरान बम बनाएगा। हिंदुस्तान के भी कई जो जय्यद किस्म के विश्लेषक हैं, मैं बस 1-2 का नाम ले लूँ मिसाल के तौर पर प्रवीण सानी साहब हैं या प्रेम शंकर झा साहब हैं वगैरह, इन सब का कहना है कि अब तो ईरान बनाएगा ही और अब कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है पांडे जी कि ईरान अब भी नहीं बनाएगा न्यूक्लियर हथियार, एटम बम। अब भी नहीं बनाएगा और शायद एक लंबे अरसे तक और शायद कभी भी ना बनाए और उसकी वजह है ये सही है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की ये नज़र है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और ये बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ी रुकावट है इस राह में कि वो नहीं बनाएगा। लेकिन मैं इनकी इस नज़र पर सिर्फ़ इसको नक़्ल नहीं करना चाहता कि क्योंकि वो मना कर रहे हैं इसलिए नहीं बनाएगा। मैं थोड़ा-सा विस्तार से बयान करना चाहता हूँ कि क्यों उनकी ऐसी नज़र है? क्यों जो है नहीं बनाएगा इस सब के बावजूद? यहाँ पर मैं आपके दर्शकों को एक कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ करना चाहता हूँ कि जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक यानी असामान्य किस्म की जंग, नामुतनासिब या नामुतकारिन किस्म की जंग। देखिए, सिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होती है? यानी इसका ऑपोज़िट 2 ताकतें हैं, मान लीजिए कि वो जंग कर रही हैं। एक के पास मान लीजिए 100 हवाई जहाज़ हैं, दूसरा वाला कहता है हमारे पास 150 होना चाहिए, फिर ये कहता है हमारे पास 200 होने चाहिए। और इसी तरह से हर कोई एक ही किस्म की ताकत हासिल करने की कोशिश करता है,
और दूसरे पर बर्तरी उसी ताकत के ज़रिए हासिल करने की कोशिश करता है। उसके पास जो है वो नौसेना में इतने जंगी जहाज़ और बेड़े हैं, हमारे पास इतने होने चाहिए, और आप समझ गए यानी ये क्या अंदाज़ है, ये सिमेट्रिक वॉरफेयर का अंदाज़ है। और दुनिया में ये काफ़ी शायद जो कोल्ड वॉर गुज़री, वो बुनियादी तौर पर हाँ, सिमेट्रिक बिल्कुल, वॉरफेयर बिल्कुल, की एक बहुत अच्छी मिसाल थी। लेकिन बिल्कुल। एक दूसरा अंदाज़ है जंग लड़ने का, मुकाबला करने का, और वो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर कि जिसके अंदर क्या होता है कि जो 2 साइड्स हैं, 2 तरफ हैं, हर एक की ताकतें और कुव्वतें मुख्तलिफ हैं, अलग-अलग हैं, एक जैसी नहीं है। और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि अगर सामने वाले के पास मान लीजिए 100 हवाई जहाज़ हैं, तो हमारे पास भी 100 होने चाहिए या 150 होने चाहिए। नहीं, बल्कि वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी असली ताकत और कुव्वत कहाँ है, उसे परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब मुकाबले की बारी आती है, तो कोशिश हर तरफ ये कोशिश करती है कि उसकी जो ताकत है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस शोबे में, जंग का रुख उस तरफ मोड़ा जाए। मैं अभी जो 12 रोज़ा जंग हुई है, इसी में मैं इसकी मिसाल देता हूँ। कई लोगों ने कहा कि ईरान की एयरफ़ोर्स बड़ी कमज़ोर है, और इसराइल के मुकाबले में ये बात सही है कि इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में ईरान की एयरफ़ोर्स कमज़ोर है। लेकिन इसकी वजह खुद ईरान का एक फैसला है कि बजाय इसके कि वो एयरफोर्स जो उनकी स्ट्रांग पॉइंट है दुश्मन की, उस पे वो इन्वेस्ट करे, उसने मिसाइल फोर्स को तैयार किया। और मिसाइल फोर्स में अब दुनिया में हर एक के लिए ये स्पष्ट हो गया है कि ईरान अमेरिका से भी आगे निकल चुका है मिसाइल के मसले में। या उससे भी ज्यादा स्पष्ट उदाहरण, ईरान की ताकत इसमें पाई जाती है उसके उसकी आबादी की वजह से, उसका जो साइज़ है वो बड़ा है, उसका जो अपना कल्चर है और उसकी अपनी तहज़ीब है, उसकी बिना पर अगर जंग लंबी चलेगी तो ईरान के फ़ायदे में। और इसी तरह अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत नुकसानदेह कि जंग लंबी चढ़े। उनको बस 2-4 दिन में कोई नतीजा चाहिए होता है। तो इसीलिए ईरान ने पूरी कोशिश की और अब तक की है इस तरह से जंग को रोककर, बगैर किसी जंगबंदी और बगैर किसी मुआहदे के, कि मामला लंबा चले, क्योंकि जितना लंबा चलेगा ईरान, बल्कि इस खित्ते के रहने वाले जितने मूल निवासी हैं उनके फायदे में है। ये एक अच्छी मिसाल है। अब इसको मैं उससे आखिरी जुमलों में जोड़ता हूं जो परमाणु हथियार का सवाल है। जो बुनियादी तौर पर यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, गर्चे सामने ये आया है एक सैनिक मुकाबले की शक्ल में, लेकिन हम और आप और आपके दर्शक ये जानते हैं, ये बुनियादी तौर पर सिद्धांत और आदर्श का और नैरेटिव का ये मुकाबला है। इसमें ईरान अगर अपने आप को एक परमाणु शक्ति में, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है, परमाणु एक अपने आप को प्लेयर बना देता है, तो उसे जो नैतिक और अखलाकी बरतरी हासिल है, वो उसको गँवा देगा, वो उसको गँवा देगा। फिर वो उन्हीं देशों की तरह हो गया कि जो इस खतरनाक हथियार को बनाते हैं, बल्कि इस्तेमाल कर चुके हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका ने इसको बाकायदा इस्तेमाल भी किया है। तो फिर वो हो जाता है उन्हीं की तरह हो जाता है। और ये उसके लिए एक बड़ी शिकस्त है, और इसलिए यहाँ पर किसी ने कहा, किसी विश्लेषक ने कहा, और मैं उनसे सहमत हूँ। उन्हीं ने कहा कि अमेरिका जितना उस ईरान से खौफ खाता है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, उतना खौफ उस ईरान से नहीं खाता कि जिसके पास परमाणु हथियार अगर कल हो गए। इसलिए मेरा ये अंदाज़ा है कि ईरान इसी रास्ते पर कायम रहेगा और बगैर परमाणु हथियार बनाए हुए हत्ता सैनिक मैदान में भी कोशिश करेगा कि वो जीत हासिल करे। ये आपने एक बिल्कुल नई इनसाइट दी और बिल्कुल सोचने पे ये मजबूर करती है। वहाँ के हालात को और वहाँ की पॉलिटिक्स को समझने के लिए एकदम एक अलग से दृष्टि देती है और बिल्कुल ये ठीक बात है कि जंग जितनी लंबी चलेगी ईरान के फ़ायदे के लिए होगी। इसको रशिया-यूक्रेन वार की तरह भी देख सकते हैं। जितनी लंबी जंग चलेगी यूक्रेन के लिए उतनी ही मुश्किल होगी। हिटलर ने भी सोचा था कि 2 महीने में रशिया को जीत के वो पलट जाएगा। लेकिन जितनी लंबी चली हिटलर के लिए उतना ही नुकसान हुआ और फाइनली सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। खामनेई बिल्कुल, साहब की बिल्कुल। जान कितनी कीमती है क्योंकि वो एक सवाल ज़रूर है, लगातार ये बात आती रहती है कि किसी भी तरह से ये खामनेई साहब को मारने की कोशिश करेंगे, टारगेट किलिंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश तो और उन्होंने और की है। ये भी आया है कि उन्होंने अपने जो वारिस हैं, उनके बाद आने वाले उसके लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया है।
तो क्या ये जी, उसी देखिए डर से उपजा है या वैसे भी वो 80 साल के हैं तो अब वो टाइम आ गया है? जी, मैं इससे बहुत अहम सवाल है, इसके बारे में मैं चंद बातें अर्ज़ जी। करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कोशिश उन्हीं ने की है, जैसे कि अब उनके वो तो बयानात पहले ही से दिन की थी, जी, पहले ही जी, दिन उन्हीं ने की की थी। है, अब ये स्पष्ट हो गया, ऐसा नहीं कि उन्हीं ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। और तो ये अपनी जगह। दूसरी तरह ये दूसरी साथ में मैं इसमें ये भी इज़ाफ़ा करता चलूँ कि जैसे कि वो असल हमला, चाहे वो इज़राइल का हो, चाहे वो अमरीका का हो, वो अवैध था, एक अपराध था। इस किस्म की कोशिश भी उसी एतबार से अवैध है, अपराध है। और उसके अलावा इस किस्म की बातें करना भी, ये किसको ज़ेब हुँ। देता है, किसे शोभा देता है, सिवाय सरगनों को, गुंडों को, माफ़िया, बदमाश। और ज़ाहिर-सी बात है कि अब इन देश के जो सरबराह हैं, वो अपने आप को और माफ़िया के सरगनों में कोई फ़र्क अपने लिए कोई महसूस शायद नहीं करते कि इस अरे टाइप आप की देखिए बातें ना, आप देखिए कि ज़ोहरान महमदानी चुनाव लड़ रहा है, अभी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीता है और ट्रम्प जिस तरह की धमकियाँ दे रहा है, मुल्क से निकाल देंगे, अगर गिरफ्तार कर लेंगे, ये गुंडे नहीं करते हैं तो और कौन करता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब उन्हीं ने अपनी सतह को और अपने स्थिर को जो है कितना गिरा दिया है। शायद पहले से गिरा हुआ था लेकिन अब सब वो पर्दे हट रहे हैं, वो सब वो मुखौटे और वो नकाब जो है ज़बान उतारे पर गए। काबू था, अब ज़बान पर भी नहीं रह गया है। ज़बान पर जी, बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये सब भी बातें, ये तो आपके दर्शकों के लिए वाज़ेह हैं। जहाँ तक उनकी उनके वारिस की बात है या सक्सेसर की बात है, तो ये देखिए, यहाँ पर ईरान में एक संविधान पाया जाता है, जिसमें बड़े तफ़सील के साथ विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई है, लिखा गया है कि अगर जो यहाँ के सरबराह हैं, यहाँ के जो मुर्शिद हैं, अंग्रेज़ी में कई बार सुप्रीम लीडर कहा जाता है, इनका अगर जो है वो देहांत हो जाता है, ज़ाहिर-सी बात है हर एक की ज़िंदगी का अपना एक पीरियड है। इससे पहले इमाम ख़ुमैनी थे, इमाम ख़ुमैनी एक दिन आया कि फिर उनका इंतकाल हो गया। तो सक्सेसर को इंतख़ाब करने, चुनने के लिए बाकायदा एक तरीक़ा है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से वो किसी वारिस को मुअय्यन कर दिया जाए। बल्कि अगर वो किसी वारिस को मुअय्यन करके भी जाते हैं, क्योंकि संविधान में वारिस मुअय्यन करने का कोई तसव्वुर नहीं है, तो उस वारिस के नाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत से बहुत एक मशवरा, एक पर्सनल ओपिनियन की हैसियत रखेगी बात। यहाँ पर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, जो हुँ। उनके जो वली फ़क़ीह, जो सरबराह और मुर्शिद हैं इस पूरे सिस्टम के, उस पर जो निज़ारत करती है, नज़र रखती है, वो बॉडी, उसकी ज़िम्मेदारी है कि जब ऐसा कोई वक़्त आए, तो उस वक़्त वो नए फ़र्द को इंतख़ाब करे। तो उसके लिए सिस्टम पहले से मैं यहाँ पे दर्शकों के लिए बता दूँ, आपको तो पता ही है कि ख़ामनेई साहब को भी जब बनाया गया था तो उनको पता नहीं था कि वो बनाए जाने वाले हैं और बेहद आश्चर्य से भरे हुए थे जब उनका नाम आया। और उन्होंने खड़े होकर उस समय कहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट पे मुझे बिठाया जाए, किसी और को चुन लिया जाए। और अगर मुझे ठीक से याद है तो रफसंजानी साहब थे उस समय उस असेंबली के प्रेसिडेंट और उन्होंने फिर कहा था कि नहीं, अब इस पर और बात नहीं होगी और वोटिंग कराया था। और मेरे ख्याल से सारे लोगों ने खामनेई साहब के नाम का इंतखाब किया था। अगर मैं सही जी। हूँ तो ये हिस्ट्री है खामनेई साहब की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस प्रोसीजर के तहत आयतुल्लाह ख़ामेनी आए हैं इस मनसब पर, इस मकाम पर, उसी प्रोसीजर के तहत जब ज़रूरत पड़ेगी, तो अगला फ़र्द भी आएगा। और ये जो उन्हीं ने कहा था वोटिंग से पहले कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, फिर बाद में जब उनसे पूछा गया, तो उन्हीं ने कहा कि हाँ, वो उस वक़्त की बात थी, लेकिन अब जब ये ज़िम्मेदारी मेरे काँधों पर आ गई है, तो इसे अदा करने में मैं एक लम्हा भी कोई कोताही या कमज़ोरी नहीं करूँगा। तो ये है, यहाँ का प्रोसीजर इसके लिए मौजूद है। तो इस वक़्त अहम है और इस वक़्त देखिए, जिस जिस फ़र्द को मारने की धमकी देने की बात हो रही है पांडे जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शायद अगर मैं ये कहूँ कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय सतह पर इतनी लोकप्रियता और मकबूलियत और महबूबियत किसी और फ़र्द को हासिल नहीं है, तो शायद आपके कई दर्शक इसको मानेंगे और कबूल करेंगे। देखिए, ईरान में और हत्ता मैं कहूँगा इस वक़्त जब ये जंग के बाद से मुस्लिम वर्ल्ड में तो शायद कोई बहस ही नहीं है कि इनसे ज़्यादा इस वक़्त कोई लोकप्रिय नहीं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाहर भी इस वक़्त इनसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय नहीं होगा। अलबत्ता इसकी मेरी मुराद ये नहीं है कि दुनिया के सब लोग या मेजॉरिटी इनको जो है पसंद करती है, नहीं। लेकिन दूसरों की तुलना में अगर बात की जाए, तो शायद पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा कोई लोकप्रिय नहीं होगा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस्राईल से ज़्यादा इस वक़्त कोई ज़्यादा घृणित या मंफूर नहीं है। क्योंकि ठीक इस बात है। वक़्त
नफ़रत इसराइल के लिए अपने उरूज पर है। इसलिए वो इसराइल जिससे नफ़रत करता है, एक कुदरती बात है और नेचुरल सी बात है कि लोगों के दिल उसकी तरफ झुकेंगे। तो खुद इसराइल की जो हरकतें हैं, वो सबब बन रही हैं एक हद तक कि इस वक़्त अयतुल्लाह ख़ामेनेई दुनिया के शायद इस वक़्त सबसे लोकप्रिय इंसान हैं। और ऐसे इंसान को धमकी दी जाए और ख़तरे में डाला जाए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में इस वक़्त कितनी नाइंसाफ़ी फैल गई है इसकी वजह से। धमकी देना तो किसी भी व्यक्ति को, मैं तो कह रहा हूं कि आप हेड ऑफ द स्टेट को भी छोड़ दीजिए, किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के किसी भी बाशिंदे को इस तरह की धमकी देना कि हम तुम्हें मार देंगे, ये तो मतलब शुद्ध रूप से गुंडागर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब यूएन बना था तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि कभी इस तरह का भी वक्त आएगा जब यूएन के मेंबरान इस तरह की बातें करेंगे एक दूसरे यूएन मेंबर के लिए। अगर अगर बेशक। इस तरह से भी कहा जाए तो इस तरह से कहा जा सकता है। एक आखिरी सवाल जो थोड़ा-सा खलता भी है, मैंने पहले भी ये सवाल पूछे हैं। हिंदुस्तान का जो पूरा रुख रहा इस पूरी 12 रोज़ा लड़ाई में, उसके पहले और उसके बाद, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, एक एक तकलीफ़देह एक मौज़ू है ये। और जैसे आपने भी अपने सवाल में भी इशारा किया कि एक क्या कैस एक चिंता का भी विषय है, चिंतन का भी विषय है। दोनों चीज़ों का ये एक मौज़ू है। मैं अगर चिंता का इज़हार करूँ, तो शायद चंद स्तर पर बात हो सकती है। बहुत सारी बातें होती हैं इंडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में और इंडिया के मुख्तलिफ जो उसके मुआहदे हैं और वग़ैरह, और फलाँ सरकार ने क्या कहा और क्या किया और ये साइन किया और नहीं किया, मैं उस पर भी थोड़ा आऊँगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपके दर्शकों के लिए ख़ास शायद दिलचस्पी का ये मौज़ू, क्योंकि मैं ईरान में रहता हूँ, यहाँ के ज़मीनी जो हालात हैं इस सवाल से भी जुड़े हुए, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो शायद आपके दर्शकों के लिए ने पहले ना सुना हो। पांडे जी, मैं कई साल से यहाँ रह रहा हूँ और एक हिंदुस्तानी के उन्वान से यहाँ के मुख्तलिफ हलक़ों में मेरा आना-जाना है। चाहे मैं कोई सब्ज़ी खरीद रहा हूँ दुकान से, टैक्सी में बैठा हूँ या किसी प्रोफ़ेसर से मिल रहा हूँ, जो भी मुख्तलिफ अलग-अलग काम हैं, मुख्तलिफ ईरानियों से मेरी भेंट होती रहती है, बातचीत होती रहती है। मुझे जानते हैं कि ज़ाहिर मैं है। हिंदुस्तानी हूँ, या पूछते हैं जब थोड़ा-सा मेरा लहज़ा उनको महसूस होता है कि उस मेरा एक्सेंट एक अलग टाइप का है, तो वो मुझसे पूछते हैं, कहते हैं, "आप कहाँ के?" पता चलता है हिंदुस्तानी हैं। तो इतने सालों में जो मेरा तजुर्बा ये रहा पांडे जी, कि जैसे ही पता चलता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो उनकी मेहमान नवाज़ी में, उनकी मोहब्बत में इज़ाफ़ा हो जाता है और हिंदुस्तानियों के प्रति एक इज़्ज़त का इज़हार करते हैं, एक अपनाहियत का इज़हार करते हैं, मुख्तलिफ़ उसके वजूहात हैं। उन्हीं ने गांधी जी का सुन रखा है और उन्हीं ने पंडित नेहरू का सुन रखा है, उन्हीं ने हिंदी फ़िल्में किसी ज़माने में देख रखी हैं वगैरह-वगैरह, मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। लेकिन इधर ख़ासकर ये 12 रोज़ा जंग के दौरान, ये मेरा भी तजुर्बा रहा और बाज़ दूसरे जो यहाँ भारतीय मेरे दोस्त रहते हैं, साथी रहते हैं, उनका भी ये तजुर्बा रहा कि पहली बार हिंदुस्तानी जब वो सुनते हैं और पहचानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो वो पहले जैसी हरारत और मोहब्बत का इज़हार नहीं है, बल्कि सवाल पूछा गया है हमसे कि आपके देश ने जब हम पर ये अवैध हमला हुआ, ये अपराध हुआ, आपके देश ने क्या बयान दिया? क्या कहा? ये हमसे पूछा गया। और बाज़ को पता था कि हमारे देश ने कोई मुनासिब बयान नहीं दिया इस सिलसिले में, इसकी निंदा नहीं की है और उस पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार जताया। पूछा ऐसा क्यों हुआ? क्यों गांधी जी के देश ने इस किस्म के हमले की निंदा नहीं की? ये पूछा गया हमसे। बिल्कुल तो समझ सकता हूँ। ये ज़मीनी तौर पर हो रहा है, यानी ये जो सब्ज़ी बेच रहा है वो मुझसे पूछ रहा है। यानी सिर्फ़ ये नहीं कि वो जो एक्सपर्ट है, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है, वो पूछ रहा है। यानी जब ये अवाम की सतह पर ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं, तो किसी भी डेमोक्रेसी में, जैसे ईरान एक डेमोक्रेसी है, ये इसके असरात मुमकिन है वक़्त के साथ-साथ फिर हुकूमती सतह पर भी आएँगे, क्योंकि हुकूमत को ये दिखाना होता है कि हम पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक अहम चिंता का बायस है एक भारतीय नागरिक होने के एतबार से। इसी को अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ाऊँ, तो हम देखते हैं कि इस वक़्त जो
इंडियन जो भारतीय जो सरकार है, वो कुछ फैसले ले रही है कि हम किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा ही महसूस होता है पांडे जी कि इसमें एक स्ट्रैटेजी की एक क्राइसिस मेरे हिसाब से यहाँ पर पाई जाती है कि दुनिया पिछले 20-30 साल से किसी और समत में जा रही है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। या जो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा है, उसकी ताकत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन पता नहीं किस वजह से हमारे देश के अंदर जो स्ट्रैटेजिक जो हलक़े हैं, वो इस हकीकत और इस तब्दीली को अभी नहीं पहचान पाए हैं। और आखिर में वह समय भी कम है, मैं कहना चाहता हूँ कि शायद एक स्ट्रैटेजिक क्राइसिस के साथ-साथ शायद ये कहीं न कहीं एक अख़लाक़ी बुहरान है। यानी नैतिकता और सिद्धांत का एक कहीं क्राइसिस है कि बिल्कुल। जहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि अभी अब बात हो रही थी वही करबला की, जैसे गोया सोचा जा रहा है कि अगर अपने ज़माने के यज़ीद की चापलूसी अगर कर ली जाएगी, तो इसमें इज़्ज़त पाई जाती है। ये काफ़ी ख़तरनाक है हमारे हमारे मुस्तक़बिल के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो भारत में जो बहुत सारे समझदार लोग पाए जाते हैं, हर दीन, हर धर्म और मज़हब के मानने वाले बहुत सारे नेक लोग, समझदार लोग पाए जाते हैं और हमारा आखिरकार एक एक डेमोक्रेटिक हमारा एक निज़ाम और एक सिस्टम है। मुझे इसकी उम्मीद है कि इसमें, इस लोकतंत्र में और इस गणराज्य में ये समझदारी जो है अगर ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पा रही है, तो कम से कम नीचे से ऊपर की तरफ ये समझदारी का मुतालिबा बढ़ेगा और हम लोग फिर अपने जो हमारे वक़ार और हमारे मकाम को एक नुकसान पहुँचा, एक ज़र्ब पहुँची है दुनिया में इधर कई बरसों से, उसको हम इस्लाह करने में और सुधारने में कामयाब हो सकेंगे, इंशाअल्लाह। अगली बार जब कोई सब्जी वाला पूछे तो कहिएगा कि हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो आप जानते ही हैं, लेकिन अवाम का एक हिस्सा है और वो हिस्सा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों के बाहर भी जो दीगर धर्म के लोग हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के मानने वाले और उसमें पैदा हुए लोग भी हैं, उनका भी एक बड़ा हिस्सा है, जो न केवल 12 रोज़ा जंग के दौरान बल्कि गज़ा के पूरे तमाशे में, बाकी सारे में हमेशा अ, खड़ा रहा है साथ में, हमेशा उसने आवाज़ उठाई है, जितनी भी कमज़ोर हम जैसे लोगों की आवाज़ जितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन जहाँ तक पहुँचे हमने कोशिश की है मज़लूमों के साथ खड़े होने की, हमने कोशिश की है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के रास्ते पर चलने की। और बस मैं क्या कहूँ, कई बार ये सब कहते हुए बुरा लगता है। वक़्त एक था जब नेहरू जी जाया करते थे उस इलाके में, मिडल ईस्ट में जाया करते थे और उनको इतनी इज़्ज़त मिलती थी जितनी शायद किसी मुस्लिम मुल्क के बादशाह को भी नहीं मिलती। लेकिन और वो मोहब्बत मिली है, लगातार मिली है, दुतरफ़ा रही है मोहब्बत, उस मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश की गई है और आपने बहुत कुछ कहा लेकिन एक चीज़ शायद छोड़ दी और शायद आप छोड़ना चाहते थे। मैं तो कहूँगा, मैं यहाँ बैठा हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर इस्लामोफ़ोबिया को लगातार बल देने वाली ताकतें सत्ता और उसके इर्द-गिर्द पहुँची हैं, वो हिंदुस्तान के अपने पूरे वक़ार को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कालिख लगाती हैं। ये हकीकत है और ये कहने में ना कभी मैं डरा हूँ और ना कभी डरूँगा। आज के लिए इतना ही। सैयद साहब, आपने फिर एक बार वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि ये गुफ्तगू हमारे दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह साबित होगी।